नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जो हमारा आज का सेशन है वो मॉडल पेपर पे आधारित है। पिछले वर्षों के पेपर पे आधारित ये सेट है, यानी कि समझ लीजिए ये पूरा का पूरा पिछले एग्ज़ाम्स के मॉडल पेपर हैं, वही ये पेपर हैं। इसमें 4 सेट दिया है, जीके, विज्ञान, गणित, तार्किक। तो पूरे 50 प्रश्नों का ये सेट है। शुरू करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका 50 में 40 प्लस का टारगेट रहेगा दोस्तों, 40 प्लस का। एक शेयर करने जरूर करिएगा, एक शेयर से हौसला अफजाई होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पूरे 50 प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट करते हैं। लीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर फॉर आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अग्नि 6 मिसाइल की सीमा है, बताइए कितनी है। ऑप्शन दे रखा है 8000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर। बी, ऑप्शन बी 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी 3,000 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर। और ऑप्शन डी 5,000 किलोमीटर से 7,000 किलोमीटर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। अग्नि 6 मिसाइल की जो रेंज है वो 11,000 से 12,000 किलोमीटर की दूरी की रेंज है। बहुत ही शानदार ये मिसाइल है भारतीय सेना के पास। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन ए बंगाल, बी बॉम्बे, सी मद्रास और डी उत्तर पश्चिमी प्रांत। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी प्रांत। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपकी 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। और तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे गिरा है। भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार ये सेशन है, शानदार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार कब ट्रेन चला था या शुरुआत हुई थी। ऑप्शन देखिए, सन 1954, बी सन 1853, सी सन 1794 और डी सन 1894। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1853। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1853 में पहली बार भारत में ट्रेन शुरू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिख दिया है हमने BIQ। पढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश डैश था, बताइए ऑप्शन में कौन था। मदुरै का पांड्य, ऑप्शन बी चेर, सी कल्याणी के चालुक्य और डी वेंगी के चालुक्य। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कल्याणी के चालुक्य। दक्षिण भारत में चोलों का एक समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश था जिसका नाम कल्याणी का चालुक्य था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे गिरा है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में किस फिल्म ने 2020 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए पैडमैन, ऑप्शन बी अंधाधुन, ऑप्शन सी पद्मावत और ऑप्शन डी उरी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी अंधाधुन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में अंधाधुन ने पुरस्कार जीता था। चलिए बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की तरफ। 6ठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मैकल में अमरकंटक का पठार किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है। मैकल में अमरकंटक का पठार किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है। ए नर्मदा, बी गंडकी, सी घग्गर और डी चंबल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए नर्मदा। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपकी ये परफेक्ट है। मैकल के में अमरकंटक का पठार किस नदी के उद्गम स्थल को चिन्हित करता है। तो सही आंसर है नर्मदा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें पे। संतोष कप और सुब्रतो ट्रॉफी डैश से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए क्रिकेट, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल और डी हॉकी। दोबारा पढ़ देता हूँ। संतोष कप और सुब्रतो ट्रॉफी डैश 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 किससे संबंधित है। तो सही आंसर है आपका फुटबॉल।
ऑप्शन सी फुटबॉल से संबंधित है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। और 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा और डी महानदी। तो सही आंसर है नर्मदा। ज्वारनदक मुख बनाती है वो है नर्मदा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? VIQ यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है सन 1992 यानी कि 1992, सन 1994 यानी कि 1994, सन 1996 यानी कि 1996 और सन 1990 यानी कि 1990। सही आंसर है सन 1992, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना जो हुआ था सन 1992 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका और डी दक्षिण अमेरिका। तो सही आंसर है आपका दक्षिण अमेरिका। आटाकामा मरुस्थल महाद्वीप में जो स्थित है उस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? मुझे लगता है आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। फिलहाल ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी बैडमिंटन और डी शतरंज। दोबारा पढ़ता हूँ। ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी बैडमिंटन और डी शतरंज। तो सही आंसर है ऑप्शन सी बैडमिंटन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। अश्विनी पोनप्पा का संबंध बैडमिंटन से है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें की तरफ। चलो दिल्ली आह्वान डैश 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 ने किया था, बताइए किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी महात्मा गांधी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस चलो दिल्ली का आह्वान करने वाले व्यक्ति थे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 13वें नंबर का प्रश्न। किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? ए नॉर्वे, बी बेल्जियम, सी चीन और डी जापान। दोबारा पढ़ता हूँ। किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए नॉर्वे। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है नॉर्वे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वें की तरफ। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डैश 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 द्वारा बनाया गया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इल्तुतमिश और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। 13वां लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? 13वां लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? ए मणिपुरी, बी मैथिली, सी सिंधी और डी कोंकणी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी मैथिली। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। राइफल से निकली एक गोली में डैश 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 होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन डी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
वल्कनीकृत रबर का आविष्कार डैश 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 द्वारा किया गया था। बताइए किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। ए जॉन बोयड डनलप, सी रॉबर्ट विलियम थॉमसन, और सी किर्कपैट्रिक मैकमिलन, डी चार्ल्स गुडियर। दोबारा बोलता हूँ। ए जॉन बोयड डनलप, रॉबर्ट विलियम थॉमसन, किर्कपैट्रिक मैकमिलन और डी चार्ल्स गुडियर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी चार्ल्स गुडियर। वल्कनीकृत रबर का आविष्कार चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया था। और आप देखेंगे गुडियर का टायर आता है, तो वो इन्हीं के नाम से बनाया गया था। चलिए 17वां के बाद 18वें प्रश्न पे चलते हैं। चाय का वानस्पतिक नाम डैश है। बताइए वानस्पतिक नाम या फिर आप कह सकते हैं साइंटिफिक नेम। ऑप्शन ए ट्रिटिकम, बी कैमेलिया साइनेसिस, सी रूबिएसी और डी मैंगिफेरा इंडिका। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए चाय का वनस्पतिक नाम जो है वो है कैमेलिया साइनेसिस। ऑप्शन बी जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19वें की तरफ। डायलिसिस का उपयोग डैश डैश के उपचार के लिए किया जाता है। ए हृदय की कमजोरी, बी वृक्क की खराबी, सी मस्तिष्क रोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है वृक्क की खराबी, यानी लीवर की खराबी, वृक्क की खराबी होती है तो डायलिसिस किया जाता है। चलिए देखते हैं आपका 20वां प्रश्न। प्लवमान पिंडों के नियम की खोज द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके सामने है। बताइए किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए एल.ई. वाटरमैन, बी न्यूटन, सी हेनरिक हर्टज और डी आर्किमिडीज। तो सही आंसर है आर्किमिडीज। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। प्लवमान पिंडों के नियम की खोज आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। चलिए पढ़ते हैं 21वें नंबर के प्रश्न में। निम्नलिखित पदार्थों में से ध्वनि डैश डैश में सबसे तेज गति से चलती है। कौन से पदार्थ में ध्वनि सबसे तेज गति से चलेगी। ऑप्शन आपके सामने है। ए स्टील, बी पानी, सी हवा और डी निर्वात। तो सही आंसर है ऑप्शन ए स्टील। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। स्टील में सबसे तेज गति से ध्वनि चलती है। 22वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कार्बन का सबसे कठोर रूप है। बताइए कौन सा है। ए हीरा, बी कोयला, सी चारकोल और डी ग्रेफाइट। कार्बन का सबसे कठोर रूप है ए हीरा, बी कोयला, सी चारकोल और डी ग्रेफाइट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है हीरा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22वें के बाद 23वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डैक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है। ऑप्शन ए फोरेंसिक, बी कार्बन काल निर्धारण, सी हस्तलिपि और डी उंगली के निशान, यानी उंगली चिन्हित। तो सही आंसर है उंगली के निशान। डैक्टिलोग्राफी उंगली के निशान का अध्ययन है, यानी फिंगरप्रिंट्स के अध्ययन है। चलिए 24वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। लेंस डैश 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 का बना होता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए साधारण कांच, बी पायरेक्स कांच, सी फ्लिंट कांच और डी कोबाल्ट कांच। सही आंसर है आपका फ्लिंट कांच। लेंस जो बनता है वो फ्लिंट कांच से बनता है। चलिए बढ़ते हैं 25वें नंबर पे। खरे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण डैश होता है। ये गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा मापी, बी सेलेनोमीटर लवण मापी, सी फेदोमीटर यानी कि फेदम मापी और डी पीएच मीटर। तो सही आंसर होगा आपका लवण मापी यानी कि सेलेनोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26वें की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन और डी कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो सही आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण होता है। 27वें नंबर पे चलते हैं। 27वें नंबर का प्रश्न, पत्तियों में मौजूद हरे रंग को रंग द्रव्य को डैश कहा जाता है। ए कैरोटीन, बी फाइकोबिलिन, सी पर्णपित और डी पर्णहरित। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी पर्णहरित। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। रंग द्रव्य को जो कहते हैं वो पर्णहरित कहते हैं। 28वें नंबर पे चलते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। बताइए किसको परिवर्तित करता है। डीसी को डीसी, ऑप्शन बी एसी को डीसी, ऑप्शन सी डीसी को एसी और ऑप्शन डी एसी को एसी। सही आंसर है आपका डीसी को एसी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट को किस में बदलता है, एसी, यानी कि अल्टरनेटिव करंट में बदल देता है। तो हमारे यहाँ जो इन्वर्टर होती है वो डीसी होती है, उसको एसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए बिजली का इस्तेमाल हम कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 29वें नंबर के प्रश्न पे। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। ए सिरका, बी सोडा, सी खाने वाला सोडा और डी परलेस। तो सही आंसर है आपका परलेस। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 30वें नंबर के प्रश्न पे। 295 केल्विन का तापमान लगभग कितने के बराबर होता है। तो ये 295 केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। लगभग कितने फ़ारेनहाइट में होता है। सही आंसर देखिए क्या है। ऑप्शन दे रखा है 32.33 फ़ारेनहाइट, बी 71.33 फ़ारेनहाइट, सी 0 फ़ारेनहाइट और डी 96.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 71.33 फ़ारेनहाइट। चलिए 31वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यह रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों का क्रमशः क्या अनुपात है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई को हम मानते हैं x मीटर, ठीक है। तब क्या होगा, व्यक्ति की चाल मीटर प्रति सेकंड कितना हो जाएगा। उस व्यक्ति की चाल x/5 × 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6×5 = 300 मीटर प्रति सेकंड। अब रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना है। तो रेलगाड़ी की चाल x/48, इसमें 5 मिनट दिया है, ये सेकंड में दिया है, इसलिए हमको इसमें ऐसे ही रहेगा x/48। और पहले को हमने क्या किया, हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5 × 60 से करके, ठीक है। तो निकल के आ गया। अब क्या हो गया, व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल। तो क्या हो जाएगा कि व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल। व्यक्ति की चाल x/300, रेलगाड़ी की चाल x/48। x को हम 1 मान लेते हैं तो 1/300 और 1/48। अब ये क्रॉस जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 48 समानुपाती 300। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। आपका कट जाएगा तो 4:25। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 4 समानुपाती 25। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 32वें की तरफ। 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करते हैं। 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है m1 d1 = m2 d2। m1 हमारे पास है 5, d1 है कितना, m मतलब मैन और d मतलब डेज, तो 12, 6
इज टू वाट। देखिए M2D2 का दे रखा है, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ गया 10। तो सही आंसर हो गया 10 दिन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 10 दिन। चलिए 33वें नंबर का प्रश्न देखिए। मिश्रित संख्या 6 सही 2/5 को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। ऑप्शन ए 31 सही 2/5, बी 34 सही 2/5, सी 35 सही 2/5 और डी 32 सही 2/5। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इधर रखा है 6 सही 2/5, तो 6 पचे 30 और 2 32/5। तो क्या हो जाएगा, 32 सही नहीं रहेगा, ये गलत हो गया है, 32/5। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 32/5। यहाँ पे लिखना है हमें, सब ये 2 कट जाएंगे, 31/5, 32/5, 31/5, 34/5, 35/5 और 32/5। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 32/5। चलिए 34वें नंबर का प्रश्न देखिए। वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है। 34वें नंबर का प्रश्न, वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 5625 वर्ग मीटर है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है 5625, यानी ये क्या होगा, किसी न किसी का स्क्वायर होगा, रहा होगा। तो वो हमें चेक करना है 5625 किसका स्क्वायर है। तो इसको आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 75 गुणे 75, यानी कि 5625। तो इसका मतलब क्या है, ये है 5625 किसका है, 75 का स्क्वायर। तो आपको मिल गया, ये क्या है 75 मिल गया। अब हमको निकालना है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जो होता है, वर्गाकार जो है उसका परिमाप निकालना है बगीचे का। तो अब बगीचे का परिमाप निकालना है तो उसका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यल एंड 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भुजा दोनों वही है, 2 गुणे 75 और प्लस 75, 75 हो जाएगा 150 और 150 इंटू 2 यानी कि 300। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 300 मीटर। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए, राम प्रतिदिन 0.50 यानी कि 50 पैसा रुपए का समाचार पत्र खरीदता है। जनवरी माह में उसे कितना पैसा भुगतान करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबको इसका आंसर पता होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। ए ऑप्शन है 15 रुपये 50 पैसे, बी 120 रुपये, सी 150 रुपये और डी 50 रुपये। देखिए जनवरी के महीने का दिन होता है 31, प्रतिदिन ख़त्म करता है 50 पैसा। तो करेंगे आप 0.50, तो कितना हो जाएगा 15 रुपये 50 पैसा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जनवरी माह में उसने ख़रीदा है तो उसको खर्च किए हैं 15 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 36वें नंबर पे। एक बारंबारता बंटन के लिए बाध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, 0 से कम, बी 0, 0 से अधिक और शून्यतर संख्या। तो सही आंसर हो जाएगा 0। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 37वें नंबर का देखते हैं।
अनुक्रम 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65 डैश को हल कीजिए। यानी 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 9 आ रहा है, उसके बाद देखिए 17, 33, 65 और क्या आएगा। बहुत ही आसान सा है, इसको चेक करना रहता है। इसका हमें क्या चेक करना रहेगा, देखिए 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना हुआ, 4 माइनस 1 3। ठीक है, उसी तरह क्या हो जाएगा, 3 3 6 माइनस 1 कितना आ रहा है, 3 3 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ये देखिए अब फिर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, ये देखिए 9, तो 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 17 दूनी 34 माइनस 1 33, 33 दूनी 66 माइनस 1 65, तो 65 गुणे 2 यानी कि 130 और माइनस 1 करेंगे तो 129। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 129 बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए 38वें नंबर पे चलिए। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। ठीक है, इसमें से दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग क्या है। मान लीजिए 5 क्रमागत संख्या हमने मान ली, पहला संख्या x, तो उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या हमने माना। तब क्या हो जाएगा, इन चारों की वैल्यू क्या है 270। ठीक है, इन चारों की वैल्यू हमारे पास है 270। तो सबका कॉमन लेंगे, देखिए फिर से लिख देता हूँ x प्लस 1, x प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x और प्लस 4। तो देखिए कितने x हैं, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10, 5x प्लस 10 निकल के आगे क्या 5x प्लस 10 इक्वल टू 270। ठीक है, अब 5x इक्वल टू 270 और माइनस ये इधर जाएगा तो 10, तो 260, तो 5x इक्वल टू 260। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 52। तो योग क्या हो जाएगा, अब हमको बोल रहा है दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग। दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1 और पांचवी क्या है x प्लस 4। ठीक है, तो क्या हो गया x 2x और 4 1 5, 2x प्लस 5। तो x की वैल्यू मिल गई हमको 2 × 52 प्लस 5, 52 दूनी 104 प्लस 5 इक्वल टू 109। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 39वां देखिए। 2 और 100 के बीच से 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग कितना है। देखिए विषम पूर्णांक आपको जोड़ने पड़ेंगे, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो 3 + 6 + 9 + 12 ऐसे हम जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 867। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 23 33 36 39 42 45 48 51
ऐसे जोड़ते जाएंगे तो निकल के आएगा आपका 867। तो सही आंसर है 867, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 40वें की तरफ। 40वें नंबर का ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी विद्यालय के 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? कहने का तात्पर्य ये है कि 54 छात्र एक एक लाइन में खड़े होते हैं, तो इस तरीके की 30 लाइनें बनती हैं। अगर 45 छात्रों की लाइनें खड़ी करी जाए तो कितनी लाइनें बनेंगी? देखिए कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आंसर है 54 × 30 ÷ 45। तो क्या हो जाएगा? 15 × 3 = 45, 3 × 10 = 30, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 3 × 3 और 3 × 8 = 24। तो हो गया 18 और गुणे 2 यानी कि 36। सही आंसर हो जाएगा 36 पंक्तियां बनेंगी। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप कर लीजिए 54 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम 30 में। जितना आपका यहाँ निकल के आएगा उतने में भाग दीजिए 45 से, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए 41वां नंबर देखते हैं। एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को 40% अंक चाहिए। सभी प्रश्नोत्तर पर समान अंक हैं। उस अभ्यर्थी ने कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को हल करके केवल 10 उत्तर सही करके परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी है? देखिए उसको 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, तो वो 10 उत्तर सही करके पास हो गया। तो अगर 40% की वैल्यू 10 है तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 80 40 40 80 10 10 20 यानी 80% की हो गई 20। तो 100% की यहाँ पे 20% हम लिख देते हैं, यानी 40 का आधा, तो यहाँ हम 5 लिख सकते हैं। तो 40 40 80 20 100, ये कितना हो जाएगा? 10 10 20 5 25। सही आंसर हो जाएगा 25। अगर वो 40% पाता है और 10 नंबर पाता है तो 100% नंबर पे कितना पाता है? 25 नंबर। तो सही आंसर है 25। चलिए 42वां देखते हैं। हल कीजिए 2.81 प्लस 0.002 प्लस 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे 2.81 में। अगर आप इसको जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ दीजिए 0.01 को, तो हो जाएगा 2.82 और इसको वहाँ पे समाहित कर दीजिए तो 822। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 2.822। चलिए 43 नंबर देखेंगे। चार कैमरों तथा 6 सेलफोन का मूल्य है 51,365। 12 कैमरा और 18 सेलफोन का मूल्य कितना होगा? देखिए 4 का 12 से तुलना करेंगे तो 3 गुना हो गया। उसी तरह आप 6 सेलफोन का 18 सेलफोन से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी 3 गुना हो गया। यानी यहाँ पे 1 गुना और यहाँ पे 3 गुना।
तो इसका भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 51,365 51,365 गुणे 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। थ्री इंटू 51,365 इक्वल टू 1,54,095। सही आंसर ऑप्शन सी। 44वें नंबर पे चलते हैं। 9 मेज तथा 3 कुर्सियों की कीमत 3,500 रुपये। 3 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत 4,000 रुपये। तो एक कुर्सी और मेज की कुल कीमत है। कुछ करना नहीं है। देखिए 2 मेज यहाँ हैं और 3 कुर्सियाँ, 3 चेयर। अभी क्या है, 3 मेज यहाँ हो गए प्लस 2 चेयर, यानी कि 3 2 5 और ये हो जाएगा 3 2 5। 5 मेज और 5 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 3,500 रुपये और प्लस 4,000 रुपये, यानी कि हो गया 7,500 रुपये। तो 5 की वैल्यू है 7,500। 7,500 तो एक की वैल्यू 15 5 75। एक कुर्सी और एक मेज़ की वैल्यू 1,500 रुपये। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। चले 45 देखिए। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। देखिए 10% की छूट देता है, यानी कि 90% में बेचेगा और 8% का लाभ अर्जित करता है, यानी 108 उसका होना चाहिए। तो 90 = 108। तो 1% का कितना हो जाएगा, 100% का 100% का कितना हो जाएगा, 108 भागा 90 गुणे 100। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1.2। तो 1.2 इंटू 100, 1.2 इंटू 100 120। तो 120 यानी कि 100 पे 20% का लाभ अर्जित, वो 120% लिखेगा तो 20% बढ़ा के लिखेगा। चलिए बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं हम 46वें नंबर पे। दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और अंत से दूसरे स्थान पर आने वाले को चिन्हित कीजिए। देखिए वर्णानुक्रम में तो सबसे पहले बी हो जाएगा, तो बी का हो गया नंबर 1 और बी के बाद सी आता है। सी सब में है, तो सी के बाद जो अक्षर आता है वो देखिए, यहाँ पे यल है और यहाँ पे ओ है, ओ है, एच है। तो मुझे लगता है ये हो जाएगा CH दूसरा नंबर। एच के बाद यल आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। और दोनों में CON है, तो ON तो दोनों में है। उसके बाद T, उसके बाद यस, तो ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा पांचवा। तो लास्ट से अंत से दूसरा हो जाएगा चौथा। तो सही आंसर कॉन्स्टेंटली। ठीक है, चले बढ़ते हैं 47वें। बेजोड़ का चयन कीजिए। ए लोहार, बी नाई, सी दर्जी और डी बढ़ई। देखिए सही आंसर है इसका नाई, इसलिए सब कुछ ना कुछ बनाते हैं। देखिए लोहार लोहे का सामान बनाता है, दर्जी जो है कपड़ा बनाता है, बढ़ई बर्तन बनाता है, नाई क्या है, बनाता नहीं, काट देता है बाल। तो सही आंसर हो जाएगा नाई। 48वें नंबर पर चलते हैं। श्रृंखला को पूरा कीजिए। ABD KP। देखिए एक एक के बाद बढ़ रहा है। A+1 तो कितना हो गया, B। अब क्या होगा, B+2। देखिए B+2 यानी कि BCD। अब क्या हो जाएगा
D+3 यानी कि EFG। सही आंसर हो जाएगा आपका जी। चलिए बढ़ते हैं 49वें नंबर पे। एक निश्चित कोड भाषा में स्लो को RKN भी लिखा जाता है, तो उसी प्रकार फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए स्लो क्या हो जाता है, यानी सब PQRS, यस के पहले क्या आता है आर। स्लो यस के पहले क्या आता है आर। यल के पहले क्या आता है के। ओ के पहले क्या आता है, देखिए यन के बाद ओ, तो ओ के पहले क्या है यन। डब्लू के पहले वी। तो उसी तरह हमें फ्रेंड के सारे पहले अक्षरों को लिख देना है। एफ के पहले क्या आता है ई। एफ के पहले हमारे पास क्या आता है ई। आर के पहले क्या आता है क्यू, PQR, तो इसलिए आर के पहले क्या होता है क्यू। आई के पहले एच, ई के पहले डी, एन के पहले एम और डी के पहले सी। देखिए EQHDMC, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 50वें नंबर के प्रश्न पर। बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। ट्रेन, बस, पहिया, नाव। तो सही आंसर हो जाएगा पहिया। देखिए नाव चलती है, ट्रेन भी चलती है, बस चलती है, पहिया नहीं चलते, बस चलता है, या कोई भी गाड़ी चलती है वो पहिया उसके ऊपर, पहिया उसके नीचे होता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी पहिया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।